नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डॉलर इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक एक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है और मैं आपको बता दूं, भले स्टॉक में पिछले 4 सालों में कितनी ही ताबड़तोड़ गिरावट क्यों ना हुई हो, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक अच्छे खासे ताबड़तोड़ पोटेंशियल के साथ आपको मार्केट में दौड़ता हुआ देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे कुछ ऐसे फंडामेंटल मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसे डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसी एनालिसिस यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। साथ में मार्केट की कुछ पॉजिटिव सुर्खियों पे नजर डालेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक किस कदर एक अच्छे खासे पोटेंशियल के साथ मार्केट में दौड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आप इस स्टॉक में कोई भी फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हो तो भाई ये सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम है स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि मार्केट इस टाइम एक रिकवरी प्रोसेस में है और मार्केट को स्टेबल होने में करीब 1 से लेकर 1.5 हफ्ते का टाइम लगेगा और उसके बाद एक अच्छी खासी स्टेबिलिटी के साथ, एक अच्छे खासे पोटेंशियल के साथ ये स्टॉक आपको मार्केट में दौड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास स्टॉक में कोई भी बड़ी होल्डिंग है तो भाई एक अच्छी खासी बाइंग करके आप इस टाइम यहाँ पे अपने शेयर प्राइस को एवरेज भी कर सकते हो। एक कम टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न आप इस स्टॉक से गेन कर सकते हो। एक एक करके काफ़ी फंडामेंटल यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक एक करके डेटा यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो भाई वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझने और देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर स्टॉक की मार्केट की सुर्खियों पे नजर डालें तो देखते हैं मार्केट में स्टॉक को लेके क्या सुर्खियां चल रही है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए, सबसे पुरानी न्यूज़ यहाँ पे देखी जाए तो स्टॉक ने यहाँ पे रिपोर्ट किया था अपना Q2 रिजल्ट, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 23.3% से ज़्यादा की EBITDA ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है और कहा है कि भाई स्टॉक ने करीब यहाँ पे 471 करोड़ का एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया है। काफ़ी बड़ी अपडेट है, काफ़ी पॉजिटिव अपडेट है। लेकिन अगर दूसरी अपडेट की बात करें जो करीब आज से 24 दिन पहले की थी, तो यहाँ पे ये है कि भाई जीएसटी ने इस कंपनी को यहाँ पे 10.95 लाख का जो यहाँ पे डिमांड ऑर्डर यहाँ पे पास किया है। मतलब जो जीएसटी की तरफ से यहाँ पे एक डिमांड ऑर्डर आया है जो करीब 10.95 लाख के आसपास है। तो हालांकि इतनी बड़ी कंपनी के लिए इतना कम अमाउंट कोई बड़ी बात नहीं है, एक माइनर सा यहाँ पे इशू हमें देखने को मिलता है। और भाई देखो, कोई भी अगर बिजनेस करेगा तो जाहिर सी बात है जीएसटी तो उसे सबमिट करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। लेकिन अगर बात करें स्टॉक की क्रेडिट रेटिंग के बारे में तो भाई यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग है, इस कंपनी को 2 यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग मिली है। सबसे पहली जो क्रेडिट रेटिंग है वो यहाँ पे AA- है, जो कि स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल बताती है कि भाई ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक में करीब A1+ की यहाँ पे रेटिंग मिली है, जिससे हम कह सकते हैं कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में भी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिलने वाला है। हालांकि अब तक जो रिकॉर्ड रहा है स्टॉक का वो ऐसा रहा है कि भाई ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, लेकिन इस बार इस स्टॉक को एक अच्छी खासी रेटिंग मिली है कि भाई आने वाले टाइम में ये स्टॉक एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे फंडामेंटल मैं आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि क्या सच में ही ये स्टॉक आने वाले टाइम में एक अच्छे खासे पोटेंशियल के साथ दौड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक के सेक्टर की बात करें तो भाई स्टॉक का जो सेक्टर है वो टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करता है और टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट के एवरेज सेक्टर्स में से आता है, जहाँ पे आपको ना तो ज़्यादातर मल्टीबैगर स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एवरग्रीन स्टॉक्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो भाई स्टॉक की बात करें, स्टॉक के सेक्टर की बात करें तो सेक्टर यहाँ पे आपको एवरेज देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक के लिक्विडिटी लेवल को चेक करें तो देखते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी लेवल कितना है। तो यहाँ पे अगर पी रेशियो पे नजर डालें तो पी रेशियो करीब यहाँ पे 19.50 रेशियो के आसपास है और एक हेल्दी स्टॉक में हेल्दी पी रेशियो करीब 5 से लेके 15 या 18 तक होता है, 20 तक भी वो चल जाता है। 20 से जितना ज़्यादा पी रेशियो रहेगा समझ लो स्टॉक में उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन और लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। और लिक्विडिटी भाई एक ऐसा दिमाग होता है जो धीरे धीरे करके स्टॉक की परफॉर्मेंस को खा जाता है। अगर वही लिक्विडिटी किसी स्टॉक मार्केट में अगर आपको देखने को मिलेगी तो वो स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा के रख देती है। अगर आप मार्केट को देखोगे 10-12 महीने पहले तो मार्केट में लिक्विडिटी का कंसर्न था और लिक्विडिटी की वजह से मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला, जिसका असर आज भी हमें मार्केट में देखने को मिलता है। और अगर वही लिक्विडिटी किसी स्टॉक में आपको
देखने को मिलेगी तो स्टॉक में हमें फ्लैक्चुएशन लेवल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20 पॉइंट से यहाँ पे पी रेशियो काफ़ी कम है, तो हम कह सकते हैं स्टॉक में आपको ना के बराबर अब फ्लैक्चुएशन और लिक्विडिटी देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन अगर बात करें स्टॉक में रिटर्न ऑन कैपिटल के बारे में, जो कि सबसे खास पॉइंट होता है किसी भी स्टॉक के बारे में, देखो किसी भी स्टॉक में फंडामेंटल तब देखे जाते हैं जब उस स्टॉक में रिटर्न देने की क्षमता हो, लेकिन अगर रिटर्न देने की ही क्षमता नहीं है तो फंडामेंटल देखने का कोई फायदा नहीं। अगर यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें, अगर आप इस टाइम स्टॉक में 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 16.5% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिलता है। और पिछले 3 महीनों से यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल है उसमें लगातार एक अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अगर बात करें स्टॉक में ओवर प्राइस के कंसर्न के बारे में, तो भाई स्टॉक में ओवर प्राइस का कंसर्न बिल्कुल भी नहीं है। देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर किसी भी स्टॉक में बड़ी गिरावट होती है तो वहां पे आपको आमतौर पे 2 केस देखने को मिलते हैं, और उन दोनों ही केस में काफ़ी बड़ी गिरावट होती है। और गिरावट यहाँ पे कोई छोटी मोटी नहीं होती, कई बार वो गिरावट वो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक देखने को मिलती है, और कई बार गिरावट इस कदर होती है कि स्टॉक डिलिस्ट होने की कगार पे भी आके खड़ा हो जाता है। और दोनों ही केस में आपको ये दोनों केस देखने को मिलेंगे। किसी भी स्टॉक में अगर बड़ी गिरावट होती है तो ये 2 केस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो केस होता है वो ये होता है कि भाई अगर कोई भी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से करीब 10 या 12 गुना ऊपर प्राइस पे ट्रेड करता है तो वो स्टॉक एक ओवर प्राइस के कंसर्न में आ जाता है और उस स्टॉक में काफ़ी ताबड़तोड़ गिरावट होती है। और दूसरा जो केस होता है उसमें जब कोई भी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू को तोड़ के उसके नीचे ट्रेड करे तो उस स्टॉक पे हमें और भी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन दोनों केस में एक काफ़ी खास सिमिलरिटी मैं आपको बताता हूं। अगर कोई गिरावट किसी भी स्टॉक में ओवर प्राइस के कंसर्न की वजह से है तो वहां पे प्रमोटर गायब होते हुए नजर आएंगे और वहां पे बाकी इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी स्टॉक अपनी बुक वैल्यू को तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो वहां पर प्रमोटर फंस जाते हैं और इन्वेस्टर्स वहां से निकल जाते हैं। ये चीज़ आपको आमतौर पर देखने को मिलती है। अगर बात करें स्टॉक के डिविडेंड के बारे में तो स्टॉक ने करीब यहाँ पे 0.82% का डिविडेंड दिया है। और यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉक डिविडेंड देता है तो भाई मेरा वहां पे थोड़ी सी मेरे अंदर सनसनी मच जाती है कि भाई आखिर स्टॉक ने डिविडेंड दिया तो डिविडेंड क्यों दिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देखो आमतौर पे स्टॉक डिविडेंड 2 ही केस में देता है, या तो वो अगर कोई भी स्टॉक अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है तो उसको एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है, मार्केट कैपिटल की जरूरत होती है, और जब उस स्टॉक के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स या बाकी इन्वेस्टर्स की कमी होती है तो वो उनको अट्रैक्ट करने के लिए, मार्केट से अट्रैक्ट करने के लिए वहां पे डिविडेंड देता है। और डिविडेंड देने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि अगर किसी भी स्टॉक में बड़ी गिरावट होनी होती है तो वहां पे प्रमोटर को एक अच्छा खासी पॉइंट से एग्जिट करवाने के लिए भी वहां पे डिविडेंड दिया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए और जैसे जैसे प्रमोटर वहां से निकले वो सारा का सारा माल बाकी इन्वेस्टर्स को चिपक जाए। तो यहाँ पे देखा जाए तो डिविडेंड के केस में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। लेकिन अगर स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे हैं, स्टॉक के मूवमेंट काफ़ी अच्छे हैं, तो यहाँ पे डिविडेंड का आप एक अच्छा फायदा भी उठा सकते हो, एक अच्छा खासा रिटर्न भी आप स्टॉक से गेन कर सकते हो और डिविडेंड भी यहाँ पे आप गेन कर सकते हो। अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो भाई यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है पिछले साल 72.21% थी, जो इस साल भी 72.21% है। मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर हमें प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता। स्टॉक में आपके यहाँ पे इस पॉइंट पे आपके 3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि भाई पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल प्रमोटर की होल्डिंग में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता, तो जाहिर सी बात है भाई स्टॉक आने वाले काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे रुकने वाले हैं प्रमोटर, और जाहिर सी बात है अगर प्रमोटर रुकेंगे तो स्टॉक में आने वाले काफ़ी लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न भी आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि स्टॉक में जो सबसे बड़ी होल्डिंग है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे इक्विटी यहाँ पे जो जिसने होल्ड कर रखी है वो यहाँ पे प्रमोटर है। देखा जाए तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 72% से ज़्यादा की होल्डिंग है। अगर एक कल्पना यहाँ पे आप करो कि अगर मान लो स्टॉक में कोई भी बड़ी गिरावट होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होने वाला है, प्रमोटर का होने वाला है, क्योंकि प्रमोटर के पास इस स्टॉक में सबसे बड़ी होल्डिंग है। और कोई भी स्टॉक कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भाई उसी के स्टॉक में उसी के प्रमोटर की पिटाई हो, क्योंकि अगर ऐसा किसी भी स्टॉक में हो जाता है तो स्टॉक को मार्केट से दोबारा प्रमोटर जुटाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और घूम फिर के बात यह आती है कि उस स्टॉक को मार्केट से दोबारा प्रमोटर नहीं मिलते और वो स्टॉक एक बड़ी गिरावट का शिकार हो जाता है, और कई केस में तो स्टॉक में डिलिस्ट होने के भी हालात बन जाते हैं। तो बहुत ही कम और रेयर केस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन जिन भी स्टॉक में इस तरह के हालात आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे इसी तरह की गिरावट आपको देखने को मिलती है। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, प्रमोटर अपनी होल्डिंग में कोई चेंजेस भी नहीं कर रहे, एक अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें DII की होल्डिंग के बारे में तो भाई DII की होल्डिंग पिछले साल 0.71% थी, जो इस साल 0.99% के लेवल के आसपास आ गए। देखा जाए तो DII की होल्डिंग में एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है। अगर FII की होल्डिंग की बात करें तो FII की होल्डिंग
पिछले साल 1.98% थी, जो इस साल बढ़ के 4.29% के लेवल के आसपास आ गई। और अगर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 14.81% थी, जो इस साल गिर के 13.88% के लेवल के आसपास आके खड़ी हो गई। देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग में चेंज नहीं कर रहे, लेकिन प्रमोटर के पास काफी बड़ा अमाउंट है। और अगर बात करें यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग के बारे में, तो डीआईआई की होल्डिंग लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। और अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग में भी काफी अच्छा खासा इजाफा हमें देखने को मिलता है। और अगर स्टॉक के सभी सेगमेंट पे एक नजर डालें, चाहे वो कैश सेगमेंट हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट हो, एफआईआई, डीआईआई या फिर इक्विटी सेगमेंट, इस टाइम स्टॉक का जो एवरेज बाइंग प्रेशर है वो करीब यहाँ पे 58% के लेवल के आसपास है। और अगर ये बाइंग प्रेशर 60 या 65% के लेवल को ब्रीच आउट करता है तो एक एवरेज से ज्यादा पोटेंशियल के साथ ये स्टॉक आपको मार्केट पे दौड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। बाकी आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो कमेंट है, आपकी जो राय है, वो हमारे लिए और हमारे नए इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट अपडेट डॉलर इंडस्ट्री स्टॉक को लेके। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।